सो गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे प्लांट में, ठीक है, पिस्टल के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसी के आगे का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक शब्द लिखा हुआ है इंटेग्यूमेंटेड माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या लिखा हुआ है? इंटेग्यूमेंटेड माइक्रोस्पोरेंजिया। और इंटेग्यूमेंटेड माइक्रोस्पोरेंजिया को हम क्या कहते हैं? ओव्यूल। क्या कहते हैं? ओव्यूल। और विच आर बोर्न ऑन कुशन लाइक टिश्यू दैट इज प्लेसेंटा इन द ओवेरियन कैविटी। ठीक है, और ये बात मैंने लास्ट क्लास में लिखा है कि प्लेसेंटा जो है ओवेरियन कैविटी में प्रेजेंट होता है। जरा यहाँ पर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ये इस डायग्राम में मैंने लास्ट क्लास में आपको ये चीज समझाई थी कि प्लेसेंटा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो कहेंगे सर ओवेरियन कैविटी या ओवरी वॉल के अंदर। ठीक है, चलो आते हैं अपने काम की बात। ठीक है, तो हमको क्या समझ में आ गया कि इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया को हम क्या कहते हैं? ओव्यूल। अब जो किसी भी ओवरी में अगर एक ओव्यूल है या एक से ज्यादा ओव्यूल है, ये पॉसिबल है। हम लोगों ने पिछली क्लास में ये बात पढ़ी भी थी कि ओवरी में एक ओव्यूल भी हो सकता है, जैसा कि एग्जांपल था व्हीट, पैडी और मैंगो। और किसी ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकता है, एग्जांपल था पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ जो है डायग्राम दिए, एनसीईआरटी का डायग्राम है और यहाँ पर कुछ बात लिखी हुई है। हर एक चीज को हम लोग ध्यान से देखेंगे एग्जाम तक। ठीक है, यहाँ पर लिखा है डिसेक्टेड फ्लावर, और यहाँ पर फ्लावर इन्होंने किसका लिया है? हिबिस्कस का। और यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है कि फ्लोरल पार्ट इसका रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पर है क्या? तो कहेंगे सर थैलेमस है, ओवरी है, और यहाँ पर स्टाइल है, और ये स्टिग्मा। हर चीज को देखिए, कोई भी चीज आपकी नजर से छुपनी नहीं चाहिए। इसके बाद एक बात लिखी हुई है मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस गाइनोशियम। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का कारण है एनसीईआरटी ने ये एग्जांपल यूज किया है अपनी बुक के अंदर। तो जब कभी भी मल्टी कार्पेलरी ओवरी की मतलब पिस्टल की बात आएगी, तो कंडीशन की बात आएगी, तो वो एग्जाम में क्वेश्चन एग्जांपल किसका लेंगे? पैपेवर का। किसका? पैपेवर या ओपियम पॉपी। तो ये आपको इसलिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब बात आती है मल्टी कार्पस। अच्छा, ये कौन सी कंडीशन है? सिनकार्पस। अभी मुझसे कुछ बच्चों ने, किसी बच्चे ने ये पूछा था कि सर इस बुक में एपोकार्पस, सिनकार्पस जैसी चीजें लिखी नहीं है। अभी मुझसे किसी ने पूछा था 1-2 दिन पहले की क्लास में। तो आज मैं आपको जो लिखा नहीं है वो भी दिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी में ही लिखा है। बात समझ रहे हैं? उस किताब के अंदर कहीं पर भी लिखी हुई कोई भी चीज एग्जाम में आएगी। ठीक है, तो क्या हो गया? देखो सिनकार्पस और इवन एग्जांपल भी लिखा है। इसके बाद लिखा है कि एपोकार्पस कंडीशन। कौन सी कंडीशन? और इसका एग्जांपल दिया माइकेलिया। और ठीक है, अभी डायग्राम नंबर डी है, ये टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कैसा है? अब ओव्यूल कई तरीके के होते हैं, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, लेकिन यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी कैसा ओव्यूल का एग्जांपल लेती है? एनाट्रोपस ओव्यूल। कैसे ओव्यूल का? एनाट्रोपस ओव्यूल। चलिए इतनी चीज, इतने वर्ड आप लोग साइड में कहीं लिख लीजिए या फिर आप लोग पढ़ते रहिए। एनाट्रोपस ओव्यूल की भी बात हमने कर ली है। तो ये देखो एपोकार्पस गाइनोशियम है, फ्री कार्पेल, फ्री पिस्टिल, रोज, लोटस और माइकेलिया। ठीक है, ठीक है। इसको याद करने का कुछ निमोनिक्स आप यूज कर सकते हैं कि एक गायनी है, गायनकोलॉजिस्ट है, तो उसको जो है माइकल नाम का एक आदमी है, वो उसको रोज फ्री में लोटस देता है। क्या देता है? ठीक है, ठीक है। क्या कहा कि क्या आपको रोज
माइकल, क्या आपको माइकल रोज फ्री में लोटस देता है क्या? ठीक है, क्या आपको माइकल रोज फ्री में लोटस देता है? ऐसे याद करने का तरीका है। तो जब तुम याद करोगे तो तुमको क्लिक करेगा कि क्या आपको मतलब एपोकार्पस, माइकल, माइकेलिया, रोज, लोटस, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद करने का तरीका है। तो 3 एग्जांपल कैसे आप याद करेंगे, ठीक है। चलो, सिनकार्पस का एग्जांपल है पेपर और हिबिस्कस। आगे बढ़े, डन। लिखवाया था आप लोग, पिछली क्लास में लिखा था, बस उसमें एग्जांपल ऐड कर लीजिए बस, ठीक है। चलो, ये एक ओव्यूल है और इसमें आपके काम की क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर देखो, एक शब्द सुना था हम लोगों ने के पहले, इंटेग्यूमेंटेड माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम किसको बता रहा था? तो कहेंगे सर माइक्रोस्पोर जिसकी बात कर रहा है वो तो ये है। अब मेरी बात को ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी सेल्स हैं यहाँ पर, दिख रहा है? ये सेल दिख रही है? yes, ये जो बहुत सारी सेल है इनको न्यूसेलस कहते हैं। क्या कहते हैं? और इनकी प्लॉइडी होती है 2n। क्या होती है? मतलब इनके पास क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? डिप्लॉन्टिक है। कैसी है? स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर देखो, क्या बहुत अच्छी चीज बातें हैं। जैसे देखो, ये जो ओव्यूल है इसकी न्यूसेलस की एक सेल जाएगी माइटोसिस में। किसमें जाएगी? और माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल कितने में डिवाइड होती है? 2। क्या होगी? एक सेल से 2। लेकिन यहाँ पर कैसा डिवीजन है? न्यूक्लियर डिवीजन है और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है लेकिन सेल अलग नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? और फिर से इसमें माइटोसिस होगी। क्या होगी? फिर से इसमें माइटोसिस होगी तो 2 से बन जाएगा 4, और फिर से माइटोसिस होगी एक बार और बन जाएगा 4 से 8। लेकिन यहीं पर एक छोटी सी गड़बड़ी होगी। क्या होगी? 4 से 8 की जगह 4 से 7 बना। क्या बना? तो इसका मतलब बना, न्यूक्लियस 8 ही बना था। न्यूक्लियस कितना बना था? 8। तो 8 न्यूक्लियस का मतलब 8 सेल। लेकिन यहाँ पर 8 न्यूक्लियस जरूर बना लेकिन सेल 7 बार बनी। कितनी बार बनी? तो ये समझ में आया कि हमको जो हमारा ओव्यूल है, क्या है? ओव्यूल ये है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। कैसा है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। अब यहाँ पर होता क्या है? पहले इसमें होता है मियोसिस। क्या होता है? और मियोसिस से बनता है 1 2 3 4 सेल। कितनी सेल? मियोसिस में कितनी सेल बनती है? 4। मियोसिस में कितनी सेल बनती है? 4। 4 में से 3 मर जाती है। क्या हो जाती है? इनको कहेंगे डीजनरेट हो गई। क्या हो गई? और एक जिंदा बच गई। ये जो एक जिंदा बच गई इसमें हुई माइटोसिस। क्या हुई? अब समझो हुआ क्या, कंडीशन हुई क्या कि जो आपका न्यूसेलस की एक सेल था, क्या थी? ये जो यहाँ पर बहुत सारी सेल है इसमें से एक सेल को हमने क्या बोल दिया? न्यूसेलस। इसको ये किसकी तरह काम करने लगी? मेगा स्पोर मदर सेल। किसी तरह? और मदर कैसी होती है? तो कहेंगे सर मदर तो मैं तो, अच्छा आपकी मदर या किसी की भी मदर है उसमें कितने क्रोमोसोम हैं? नहीं बेटा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट तुम थोड़ा सा अलग चली गई। मोनोस्पोरिक वाला जो हम लोग इसकी जस्ट थोड़ा सा पहले पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो बात करें, यहाँ पर जो बात हो रही है कि जब मेल गैमीट होता है तो मेल में 4 गैमीट बनते हैं, 4 के 4 फंक्शनल होते हैं। लेकिन फीमेल में 4 सेल जरूर बनती है जिसमें से 3 डिजनरेट कर जाती है, 1 फंक्शनल रहती है। यही सेम चीज हम कहाँ देखते हैं? ह्यूमन में। थोड़ा सा समझाया था तुमको? चलो तुमको ह्यूमन से समझाते हैं तो तुम समझ जाओगे। कहाँ समझाएंगे? यहाँ
चलो ये है मान लो ह्यूमन। ह्यूमन में हम बात कर रहे हैं ओवरी की, और ओवरी में बन रहा है, ओवरी में कि एक सेल जिसको हम कहेंगे प्राइमरी oocyte, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? अब ये जो प्राइमरी oocyte है इसकी प्लॉइडी होगी 2n, क्या होगी? 2n। और जब इसमें सबसे पहले होगा मियोसिस, ठीक है, और मियोसिस होगी फर्स्ट, कौन सी मियोसिस होगी? पहली मियोसिस। और जब फर्स्ट मियोसिस होगी तो ये दो अनइक्वल डिवीजन में टूटेगी। किसमें टूटेगी? एक सेल की टूटेगी दो, एक बड़ा एक छोटा, और दोनों में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कितना आएगा? nn आएगा। मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। ये वाली बनेगी, इसको कहेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, क्या कहेंगे? और ये वाली जो है डीजनरेट कर जाएगी, क्या कर जाएगी? और ये जो सेल बची इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी oocyte, क्या कहेंगे? अब बात समझिएगा, आप खुद ही समझ में आ जाएगा। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है इसमें होगा मियोसिस सेकेंड, क्या होगा? और मियोसिस सेकेंड में सेकेंडरी oocyte जो है अभी देखना, ये फिर से दो सेल बनाएगी। कितने सेल बनाएगी? दो सेल में एक छोटी और एक बड़ी। ये है सेकेंड पोलर बॉडी, क्या है? और ये भी मर जाती है। और ये क्या है? कहेंगे सर हेप्लॉन्टिक है और ओवम, क्या है? और यही फंक्शनल होती है, क्या होती है? ज्योति आप कनेक्ट कर पाई बेटा? ह्यूमन और प्लांट में सेम चीज आ रही है, मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ, ठीक है? जो जिस तरीके से हम यहाँ पर जो है ह्यूमन में लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, या जो है गैमेटोजेनेसिस को कंप्लीट कर रहे हैं, सेम प्लांट में भी होती है। लेकिन मैं आपको ये रिलेट करा रहा हूँ कि हो क्या रहा है, वो तीन तो डीजनरेट कैसे हो रही है, वो यहाँ से इस तरीके की पोलर बॉडी बन रही है। इसी चीज को मैं वहाँ पर रिलेट करा रहा हूँ। अब आते हैं अपने काम पर, ठीक है? अपने काम पर यहाँ पर आते हैं। तो हुआ क्या यहाँ पर पूरे खेल में? हुआ ये सीन कि सबसे पहले न्यूसेलस क्या बना? न्यूसेलस। और न्यूसेलस की प्लॉइडी है 2n, और इसमें हुआ आपका ये, इसमें हुई माइटोसिस और बना क्या? मेगा स्पोर मदर सेल, और इसकी प्लॉइडी हो गई 2n। क्या हो गई? 2n। और ये है आपका मेगा स्पोर मदर सेल, और इसकी प्लॉइडी है 2n। इसमें हुआ सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट। जब मियोसिस फर्स्ट हुई तो दो अनइक्वल डिवीजन हुआ, इसको ये बन गया आपका जो है, यहाँ पर आया क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया। फिर इसमें क्या हुआ? तो कहेंगे सर मियोसिस सेकेंड, और यहाँ फिर से जो है ये बना, और साथ में बना ये वाला डीजनरेट कर गया, ये वाला डीजनरेट कर गया, ये बन गया मेगा स्पोर। क्या बन गया? मेगा स्पोर। अब इस मेगा स्पोर में हुआ माइटोसिस। क्या हुआ? और माइटोसिस में एक सेल कितने सेल में डिवाइड हुई? दो। ये देखो, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, और ये इस तरीके का डिवीजन। फिर इसमें हुआ, लिख लो जिसको नहीं, जिसको लिखना है, फिर से एक माइटोसिस हुआ, और यहाँ पर एक दो तीन चार, और फिर से जब माइटोसिस हुआ तो यहाँ पर बनाओ, देखना एक दो तीन चार पाँच छः, पहले इसको इतना बनाइए फिर मैं आपको सिखाता हूँ। जल्दी बनाइए, मेक इट फास्ट। और नीचे जगह छोड़ दीजिएगा, तो मैं इसके नीचे आपको बना करके दिखाऊंगा, ठीक है? इसके नीचे जगह छोड़ दीजिएगा। अभी मैं आपको पूरा का पूरा यही बना के दिखाऊंगा, ये चीज। बेटा प्लांट में भी आप देख लीजिए, मैं आपको प्लांट में भी वही चीज बना करके दिखा रहा हूँ।
नोट करिए पहले। बना लिया? जल्दी करिए, मेक इट फास्ट। डन? अब यही चीज यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी। अब यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब ये सेल डिवाइड हो चुकी हैं, अब ये स्पेशलाइज हो रही है। क्या हो रही है? ये सेल कुछ इस तरीके से स्पेशलाइज हो रही है। और यहाँ पर जो है, ये है एक सेल, ये है दो सेल और ये है तीसरी सेल। ये जो तीन सेल बनी, अभी मैं इसको साफ सुथरा बनाऊंगा वहां पर, लेकिन आप फिर भी देखिए 8 में से 3 सेल मैं बना रहा हूँ, 7 सेल में से 3 सेल मैंने सेट कर दी, 1 2 और 3। इन तीनों सेल को क्या कहा गया? एंटीपोडल सेल। क्या कहा गया? और इसके बाद ये एक बड़ी सी सेल है, दिख रही है? और इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके की 2 सेल है, ठीक है? और इन सेल में न्यूक्लियस, इनको कहा गया सिनर्जिड। क्या कहा गया? तो एक ये हो गए और एक ये हो गए। बना लो डायग्राम साथ साथ में। और सबसे आखिरी में अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है तुम्हारी एक और सेल मैंने यहाँ पर बना दी, और इसको मैंने कह दिया एग सेल। क्या कह दिया? एग सेल। क्या कह दिया? एग सेल। आप लोगों को दिख रहा है? मैं भी साइड में बना रहा हूँ। अब जरा सेल गिनना, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। क्या 7 सेल दिख गई? लेकिन यहाँ पर 2 न्यूक्लियस बच गया। कितना? तो ये जो सेंट्रल सेल, अब जो ये वाला जो सेल है, ये बड़ी सी सेल, ऐसा लग रहा है एक सेल के, बड़ी सी सेल के अंदर 6 सेल और रखी हुई हैं। दिख रहा है? बड़ी सी सेल के अंदर 6 सेल और रखी हुई हैं। तो इस जो बड़ी सी सेल है इसको कहा गया सेंट्रल सेल, ठीक है? और इसमें कितने न्यूक्लियस हैं? 2 न्यूक्लियस हैं। और यही आगे चल करके मेल 2 गैमीट बने थे, याद है? अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, 2 मेल गैमीट बने थे। अब यहाँ पर मैं तुमको मेल गैमीट का काम दिखाता हूँ। मेल गैमीट को किस कलर से बनाऊँ? चलो इसी रेड से बनाता हूँ। अब ये 2 मेल गैमीट को मैं दिखा रहा हूँ। एक मेल गैमीट पता है क्या करेगा? इसके साथ फ्यूज कर जाएगा। और एक मेल गैमीट पता है किसके साथ फ्यूज करेगा? एग के साथ। किसके साथ? एग के साथ। एक मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज कर गया? तो कहेंगे सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस के साथ। अच्छा, जरा इस सेल में अब कितने न्यूक्लियस है? कहेंगे 3 न्यूक्लियस है। कितने हैं? तो ये 3n हो गया। और यही आगे चल के क्या बनाएंगे? एंडोस्पर्म। क्या बनाएंगे? और ये वाला मिल करके क्या बन जाएगा? तो कहेंगे सर ये मिल करके बनेंगे जाइगोट। क्या बनेंगे? और जाइगोट आगे चल के क्या बनेगा? तो कहेंगे सर एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? एम्ब्रियो आगे चल के क्या बनेगी? कहेंगे सीड बनेगी। सीड आगे चल करके डेवलप करेगा तो प्लांट बनेगा। ये पूरा खेल समझ में आया? अब बात आती है कि जो पॉलन ग्रेन है उससे मेल गैमीट यहाँ तक आया कैसे? देखिएगा, मेल गैमीट यहाँ पर पॉलन सैक की मदद से आया। किसकी वजह से आया? पॉलन सैक, ये पॉलन ट्यूब, सॉरी माफ करिएगा, पॉलन ट्यूब। और ये पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट आ रहे हैं। एक जो है वो जाए, अच्छा मेरी एक बात बताइएगा, अच्छा बना लीजिए डायग्राम साफ बना लीजिए, ठीक है? डायग्राम साफ बना लीजिए। यहाँ पर बना लीजिए 3 सेल, इनको क्या कह दिए? एंटीपोडल सेल। कौन सा सेल? अच्छा, ये कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान रखना, जिससे चैलेंजर एंड। कौन सा है? चैलेंजा एंड। अब वो सब सिखाऊंगा। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और बनाइए, ठीक है? इसको कह दिया एग, इसको कह दिया
सिनर्जिड, क्या कह दिया? सिनर्जिड। अब बात समझ में आ गई। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसके किनारे किनारे कुछ हमको इस तरीके की लेयर देखने को मिली थी। देखो इस लेयर को, इन लेयर को हम कहते हैं यहाँ पर, ये चाहे जहां बना लो, इनको कहते हैं इंटेग्यूमेंट। और ये इंटेग्यूमेंट ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम को ढके हुए हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? बात समझ में आ गई? शब्द समझ में आया? और एपेक्स रीजन, कौन सा रीजन? एपेक्स, मतलब एपेक्स का मतलब होता है टिप। क्या इस रीजन को क्या कहते हैं? टिप। जैसे दांत है, अगर दांत को देखो तो दांत अगर देख रहे हो तो दांत की ये जो रीजन होता है, ये इस रीजन को कहते हैं एपेक्स। क्या कहते हैं? एपेक्स। इसी तरीके से ये जो रीजन है, इस रीजन को कहते हैं एपेक्स। क्या कहते हैं? इस रीजन को क्या कहते हैं? एपेक्स। और एपेक्स के जगह पर यहाँ पर कुछ खाली जगह, मतलब इस जगह को इंटेग्यूमेंट ने कवर नहीं किया गया, तो इस रीजन को कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं? और इस एंड को कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। इस एंड को क्या कहेंगे? माइक्रोपाइलर एंड, जिस जगह पर माइक्रोपाइलर। और इसके अपोजिट क्या है? चैलेजल एंड। कौन सा एंड? चैलेजा एंड। ये ठीक है। अब समझ में आया ज्योति? तो क्या सीखा हम लोगों ने? हम लोगों ने ये सीखा कि यहाँ से सीख लेते हैं, डायग्राम से सिखा लेते हैं कि जो प्लेसेंटा को मेगा स्पोरेंजियम से कनेक्ट करने वाली स्टाक को, क्या कहते, डंठल को या स्टाक को हम फ्यूनिकल कहते हैं। और फ्यूनिकल का वो रीजन जो मेगा स्पोरेंजियम से अटैच कर रहा है, उसको हम हाइलम कहते हैं। बस, इससे ज़्यादा हमें सोचना नहीं है। तो नोट कर लीजिए ये, ठीक है? नोट करिए। सैक मतलब क्या होता है? गट्ठर ना, मतलब सैक मतलब बोरा, सैक मतलब बोरा या ऐसी चीजें। बस इतनी बात को समझो। अब यहाँ से देखना शुरू करना। ये था तुम्हारा ओवरी। क्या था? ओवरी। और ओवरी में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल थी। क्या थी? और इन सेल्स को, ये सीख लो, इन सेल को हम कहते थे न्यूसेलस। क्या कहते थे? न्यूसेलस। न्यूसेलस की एक सेल, क्या? एक सेल स्पेशलाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्पेशलाइज। और ये क्या करेगी? तो कहेंगे सर ये किसकी तरह करेगी? मेगा स्पोर मदर सेल। फिर इसमें क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा? और मियोसिस के बाद इसमें क्या होगा? जो है बनेगा मेगा स्पोर। क्या बनेगा? अब इस मेगा स्पोर में 3 माइटोसिस होगी और क्या बनेगा? ओव्यूल। क्या बनेगा? ओव्यूल। अब ये ओव्यूल यहां पर आकर के रह जाएगा, लेकिन अभी भी ये एक बंच ऑफ सेल के अंदर कुशन की तरह रखा हुआ है ना? बंच ऑफ सेल के अंदर कुशन की तरह रखा हुआ है। वो सेल कुछ काम नहीं करे तो इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी। क्या करेंगी? नरिशमेंट। तो इन बंच ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसाइट। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? अब आती है बात कि इनका बंच ऑफ सेल का, न्यूसेलस का काम क्या बचा? अब इनका काम क्या बचा? तो कहेंगे सर ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। क्या प्रोवाइड करेंगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। किसको? बताओ। टू डेवलपिंग
ओव्यूल बोलूं या माइक्रोस्पोरेंजियम बोलूं एक ही बात समझ में आ गई? हाँ या ना? ठीक है, तो न्यूसेलस में होता क्या है? तो कहेंगे रिजर्व्ड फूड मटेरियल। क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल। क्या होता है? इनके पास होता क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, और ये इनका जो ये टाइप होता है, सेल का टाइप होता है, इट इज पैरेनकाइमेटस। कैसा होता है? अच्छा, पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमा का मेन फॉर्म काम क्या होता है? तो कहेंगे फूड रिजर्व करना। क्या करना? फूड रिजर्व करना। तो उसी कंपोनेंट ऑफ सेल या उसी टाइप ऑफ सेल से आगे तुम्हारा ओव्यूल बना है, तो ओव्यूल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तो कहेंगे फूड। और यही वजह है कि ओव्यूल का सेंट्रल सेल एंडोस्पर्म की तरह काम करता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है। अगेन नहीं समझ में आया? बात को यहां से समझो, बहुत सिंपल है। जब तक एग नहीं बना, क्या नहीं बना? जब तक ओव्यूल बना। क्या? जब तक ओव्यूल बना लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। क्या बना? ओव्यूल बना लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो अभी वो तो मेगास्पोरेंजियम कहलाएगा। अब उसको फर्टिलाइजेशन के पहले तक जिंदा रखने का काम किसका है? तो जिंदा रखने का काम है न्यूसेलस या एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट रेमिनेंट ऑफ द न्यूसेलस, बची हुई न्यूसेलस की सेल। वो किसको जिंदा रखेगी? ओव्यूल को। किसको रखेगी? और जब पॉलन ग्रेन आया, पॉलन मेल गैमेट आया और मेल गैमेट ने एम्ब्रियो को मतलब एग को फ्यूज किया और जाइगोट बनाया, और साथ साथ में सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाया। 3N ट्रिप्लॉइड 3N अभी दिखाऊंगा। सेंट्रल सेल वो देखो ना, एक ऐसी सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस था, उसको सेंट्रल सेल कहते हैं। और क्या हुआ? अब मेरी बात को समझो, सिखा देते हैं। मतलब कहोगे सर क्या टीचर है, ये देखो। हाँ, घर जाओ कहोगे सर क्या पढ़ाते हैं। ये 3 एंटीपोडल सेल थे, इनसे कोई मतलब ही नहीं। ये है तुम्हारी एग सेल। अच्छा, तुम्हारे घर में गेस्ट आते हैं? नहीं आते? मेरे भाई तो फिर तो कुछ दिक्कत है। गेस्ट तो आने चाहिए। यही था। अब मेरी बात को समझिएगा, मजा आ जाएगा, गारंटी मजा आ जाएगा। तुम्हारे घर में अगर कोई आया गेस्ट, तो जैसे मान लो कि कोई गेस्ट आया, तो तुम्हारे पापा गेट खोलने जाते हैं क्या? कौन गेट खोलने जाता है? हाँ, घर पे आप ही होते हो उस समय, और ज्यादातर तो यही होता है। गेट खोलने गए, जैसे मान लो पापा के कोई दोस्त आए। कौन आए? और होली था या कोई भी त्योहार था, ऐसे गेट टुगेदर के लिए आए, तो वो अपनी वाइफ को भी लेके आते हैं ना, मतलब ऐसे तो आते हैं। कोई तीज त्योहार होता है तो जब लोग मिलने आते हैं तो अपनी वाइफ को लेकर के, वाइफ को जाना जरूरी होता है, नहीं तो कहीं भाभी जी नहीं आई, ठीक है, तो वो अपनी वाइफ को लेके आते हैं। अच्छा, आप लोग जनरली देखना कि जैसे ही वाइफ को दिखाएं, जैसे मान लो ये लेके आए और पूछेंगे, पहले पूछेंगे भैया बेटा पापा कहाँ है? कहाँ है? पापा कहाँ है? हाँ, और दूसरे जन क्या पूछेंगे? मम्मी कहाँ है? मतलब उनकी। अब देखो, जो लेडीज होती हैं वो कभी भी पापा के साथ बैठे महफिल में हाँ 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 नहीं करती। हाँ, वो चली जाएंगी, भाभी जी आइए हम आपकी मदद करते हैं किचन में। कभी देखा है? ये तो होगा। मतलब अगर आपके मान लो अंकल आंटी आ गए, तो अंकल पापा के पास चले जाएंगे और आंटी टहलते टहलते सीढ़ी से चली जाएंगी मम्मी के पास किचन में। उस समय ज्यादातर कोई मेहमान आएगा तो आपकी मम्मा ज्यादातर किचन में ही होती है, ठीक है। एकदम चीज को पकड़ना। 2 लोग आए और गाइड किया। किसने गाइड किया? आपने
किया? किसने गाइड किया? आपने गाइड किया और इनको बताया कि इन्होंने पूछा बेटा पापा कहाँ हैं, तो कहेंगे पापा पापा पापा। किसके पास आ गए? पापा के पास। दूसरी वाली मम्मा, हाँ आंटी बेटा मम्मी कहाँ है? मम्मी 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 मम्मी। कहाँ गए? मम्मी के पास। कहाँ पर आ गए आप? मम्मी के पास। ठीक है, बात समझिएगा। अच्छा, मम्मी और आंटी किचन में है तो कहेंगे ऐसे घर में कुछ नहीं करेंगी, वहाँ कहेंगे लाइए दीदी मैं ग्लास साफ कर दे रही हूँ क्या? मेरी बात को समझिए, जब मिले ना एकदम लाइए आपकी मदद करा दे, घर में नहीं होती लाइए आपकी मदद करा दे। तो मदद करा दो मतलब ये लोग काम क्या कर रहे हैं? तो कहेंगे सर ये लोग का मेरा काम है कि हाँ? अच्छा, उस समय आप आए और आपने अंकल को यहाँ भेजा, आंटी को यहाँ भेजा, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? अपने रूम में। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है कि पापा बगल बैठे बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं। कभी हुआ है कि मतलब अंकल पापा बात कर रहे हैं और तुम वहाँ बैठ गए तो क्या कहते? जाओ अपने कमरे में जाओ। तो क्या बात कर रहे हैं? तो कहने का क्या मतलब है, इनका काम जो ये जो दो सेल है इनको कहते हैं सिनर्जिड। क्या कहते हैं? सिनर्जिड। ये अपकमिंग मेल गैमीट को या पॉलन को गाइड करते हैं। क्या करते हैं? और जैसे ही अंदर पहुंच जाते हैं ये मर जाते हैं। हाँ, कहानी खत्म, डीजनरेट कर जाते हैं। तो अब ये दो लोग हट गए, कुछ देर के बाद आपको सिर्फ ये तीन चीजें दिखेंगी। अच्छा, ये एंटीकोडल सेल है, ठीक है। अब ये भी मरेंगे, परेशान ना हो, ठीक है। और यहाँ पर एक बच गए और ये एक मिल गए, तो ये भी आगे फ्यूज कर गया। अब कुछ समय के बाद ये भी मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये भी मर जाते हैं। पेन का कलर चेंज करते हैं। कुछ समय के बाद ये भी मर जाते हैं और यहाँ पर बचा कौन? दीदी और मम्मी और ये है एक, और ये बन गई जायगोट। मर गई बेटा, मर गई। देखो मार दिया, उनका कोई काम नहीं था, फालतू थे। ये बन गया जायगोट। अब जायगोट को जिंदा रखना, जायगोट ही आगे चल के क्या बनेगी? सीड। क्या बनेगी? सीड। तो ये जो अब ये हो जाएगा एंडोस्पर्म। क्या हो जाएगा? ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो साइटोप्लाज्म है, अब इसमें इस सिचुएशन में इसको कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं? नारियल का पानी, नारियल का पानी रिफ्लेक्ट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और नारियल का जो वो व्हाइटिश कोकोनट पार्ट, दैट इज ये यहाँ पर ना कुछ समय के बाद देखते हो ना सेल्यूलर एंडोस्पर्म। कौन सा एंडोस्पर्म? सेल्यूलर। अगर तुम नारियल को देखोगे तो जो नारियल का पानी है दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो सेल के फॉर्म में व्हाइट व्हाइट टिश्यू दिख रहा है दैट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो नारियल में तुम फ्रूट खाते ही नहीं हो और ना ही नारियल में तुम सीड खा रहे हो, तुम नारियल में खा क्या रहे हो? एंडोस्पर्म। क्या खा रहे हो? और किस फ्रूट में तुम क्या खाओगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग है आगे चल के। बात समझ में आई? ज्योति अभी कनेक्ट कर पाई पूरे क्लास को? अवनीश ठीक है, बात समझ में आ गई? ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म का काम क्या होता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। क्या करना? डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, बात समझ में आ गई? सर बेटा कौन बोल? नरिशमेंट क्या होता है इसका? नरिशमेंट का मतलब न्यूट्रिशन। अच्छा, पोषण। ठीक है, हाँ पोषण। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, नोट कर लो। क्या? ऐसे ही फ्लो चार्ट में नोट कर लो। हो गया ये बिल्कुल ऐसे ही नोट करो एकदम। फिर अलग से लिखो ये फाइनली। हाँ, अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ ओव्यूल की। अब ओव्यूल जो है इंटेग्यूमेंट की बेसिस पर, किसकी बेसिस पर? इंटेग्यूमेंट की बेसिस पर ओव्यूल तीन तरीके के होते हैं, यूनिटेग्मिक, बाइटेग्मिक और एटेग्मिक। यूनिटेग्मिक, बाइटेग्मिक और एटेग्मिक। अगर किसी ओव्यूल पर सिर्फ एक इंटेग्यूमेंट है तो हम उसको यूनिटेग्मिक कहेंगे। अगर किसी ओव्यूल पर दो इंटेग्यूमेंट है तो हम उसको क्या कहेंगे? बाइटेग्मिक। और ज़्यादातर एंजियोस्पर्म बाइटेग्मिक होते हैं और
लिखा है गैमोपेटैली या ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म यूनिटेग्मिक होते हैं, ये लिख लेना, मोस्टली जिम्नोस्पर्म मोस्टली एंडोस्पर्म, ठीक है। और एटेग्मिक क्या है, ऐसे ओव्यूल जिसमें इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एटेग्मिक ओव्यूल, क्या कहते हैं, एटेग्मिक ओव्यूल। अब यहाँ पर देखिएगा डायग्राम, आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो ओव्यूल है, ये रीजन क्या है, माइक्रोपाइलर है, ये क्या है, चैलेजल है, कौन सा है, चैलेजल, ठीक है। ये एक इंटेग्यूमेंट है, किसको कवर किया हुआ है, ओव्यूल को, तो माफ कीजिएगा, इसको हम कहेंगे यूनिटेग्मिक, क्या कहेंगे, यूनिटेग्मिक। अब देखो दूसरा आ गया आपका बाइटेग्मिक। बाइटेग्मिक का मतलब दो इंटेग्यूमेंट ने कवर किया है, ठीक है, ओव्यूल को। और तीसरा है आपका एटेग्मिक, ठीक है। क्या एटेग्मिक है, ऐसे ओव्यूल जिसमें इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है। अब एक बहुत आगे इससे और अच्छी बात है, दैट इज माइक्रोपाइल की जो रिलेटिव पोजीशन है उसके बेसिस पर, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, मतलब किन किन चीजों पे, पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल, बॉडी ऑफ ओव्यूल और फ्यूनिकल, इन तीनों की पोजीशन पर द डिग्री ऑफ कर्वेचर ऑफ ओव्यूल, तीन तरीके के होते हैं, दैट इज ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस और केमाइलोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस और केमाइलोट्रोपस, ये है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। जरा देखो, अगर तुम ओवरी ये ऐसे बना रहे हो तो ये सब कुछ इसी तरीके से लगा हुआ है, ये देखो, ठीक है। इस तरीके के ओव्यूल में अगर मुझे पॉलिन ट्यूब डालनी है, क्या डालनी है, तो ये पॉलिन ट्यूब ऐसे सीधे आएगी यहीं, देख रहे हो, दिख रहा है, ये है ओव्यूल, ठीक है, ये है ओवरी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, बोलो ना। ये इस तरीके के ओव्यूल को कहेंगे, इस कंडीशन कहेंगे ऑर्थोट्रोपस, क्या कहेंगे। अभी जो आपकी बुक लिखती है वो लिखती है एनाट्रोपस, क्या लिखती है, एनाट्रोपस। अब इसमें यहाँ पर देखना, दिख रहा है। तो ये जो पॉलन ट्यूब आएगा वो कहाँ से आएगा, ऐसे आएगा, बात समझ में आ गई। आपकी बुक इसी बात की बात करती है, ठीक है। और यहाँ पर डिग्री ऑफ कर्वेचर कितना होता है, 180 डिग्री, कितना होता है। चलो अब अगला देख लो, दैट इज केमाइलोट्रोपस, साइड से, कैसे, साइड से। तो लिखा है ओव्यूल कवर्ड मोर और लेस राइट एंगल टू द फ्यूनिकल, ये फ्यूनिकल है, और आप ऐसा देखना चाहो तो ऐसा है, ये है फ्यूनिकल, और कुछ इस तरीके का है, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री से 160 के बीच में होता है, ठीक है। इस कंडीशन को हम कहते हैं केमाइलोट्रोपस। बात समझ में आ गई। चले पीछे, नोट करना है। डायग्राम जरूर बनाना, डायग्राम बनाओगे तो कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट करो। चलो मैं डायग्राम बनवा दे रहा हूँ। कैसे,
यूनिटेगमिक, ठीक है। दूसरा है आपका बाइटेगमिक, ठीक है। ऐसे ही सिंपल बना लीजिए। और ये कौन सा ओव्यूल है तो कहेंगे सर एनाट्रोपस। कौन सा है? बाइटेगमिक, ठीक है। हाँ बेटा, इसीलिए मैं साइड में बना रहा हूँ, डायग्राम विजिबल नहीं है इसलिए मैं साइड में बना रहा हूँ, ठीक है। ए टेक्निक ऐसे ही बना लो, लिखो ओव्यूल विदाउट इंटेग्यूमेंट। अब ये लिखो, ये वाला लाइन। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल, body of the ovule and funicle, the degree of curvature the ovule are of following type: orthotropous, anatropous or amylotropous. ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नहीं लेकिन फर्स्ट चलिए अब इसको लिखते हैं। कैसे कैसे लिखने का तरीका क्या है? बेसिस, किस आधार पर लिखेंगे? रिलेटिव पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल और बॉडी ऑफ ओव्यूल और साथ साथ में फ्यूनिकल, ठीक है। ओव्यूल और ये कुछ टाइप्स हैं, टाइप में लिखेंगे ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस और एम्पाइलोट्रोपस। ऐसे समझ आ रहा है? चलो मैं लिख लूँ, हो गया डन। ऐसे लिखा करिए, देखिए बहुत भरना नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को लिमिटेड स्पेस और लिमिटेड टाइम में लिखना है ताकि हम उसको कई बार रिवाइज कर सकें। सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी बार आप उस चीज़ से गुजर के रखेंगे, आपके दिमाग में कितना जाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा फ्लो चार्ट, हमेशा इस तरीके से लिमिटेड वर्ड्स, राइट, यू हैव टू वेरी क्विक कंपाइलो ना ऑर्थोट्रोपस जोड़ लेना, राइट। ये बनाइए, ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ श्योर मैम, बस 2 मिनट, ठीक है। तो ऑर्थोट्रोपस यहाँ पे लिखना है, माइक्रोपाइल चलेजा फ्यूनिकल स्ट्रेट लाइन में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप है ओव्यूल का, इसीलिए इसको इनकर्व्ड ओव्यूल भी कहते हैं। एग्जाम्पल है पॉलीगोनम, साइकस एनसीईआरटी क्लास 11th में दिया हुआ है, इसलिए आपको ये आना चाहिए, राइट। डन? नहीं चलिए नोट करिए। आगे बढ़ जाऊं? चलिए ये देखिए दूसरा डायग्राम, एंड डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ ये कुछ बातें पता होना चाहिए। इन्वर्टेड ओव्यूल, ठीक है, और माइक्रोपाइल लाइज क्लोज टू हाइलम, ये सब कुछ ऐसे वर्ड है जिन वर्ड का यूज करके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया ये कंडीशन है, कौन सा ओव्यूल है, राइट। तो एग्जांपल है एस्टेरेसी जो है फैमिली है उसका एग्जांपल है, और ये डायग्राम बना लीजिए, आपका काम हो गया, राइट।
डिग्री ऑफ कर्वेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट. कितना होता है 180 डिग्री. अच्छा डिग्री ऑफ कर्वेचर मतलब पूरा का पूरा क्या हो गया, घूम गया. पहले ऐसे था फिर ये ऐसे हो गया, पूरा घूम गया. राइट, नोट करिए. आगे बढ़ जाऊं. सॉरी, डन. Yes, sir. चल, दिस इज कैम्पाइलोट्रोपस मतलब काइंड ऑफ दिस. क्या कंडीशन है, इस तरीके की कंडीशन है. पहले ऐसे थी, फिर ऐसे हुई, अभी ऐसे हुई. तो फ्यूनिकल और इसके बीच में एंगल कितना हो गया, माइक्रोपाइल 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल. ठीक है, राइट एंगल टू फ्यूनिकल, मोर और लेस एट राइट एंगल. माइक्रोपाइलर एंड इज बेंट स्लाइटली डाउन. ठीक है, लेग्यूमिनेसी और क्रूसीफेरी इंपॉर्टेंट. कर्वेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 90 डिग्री एंड 160 डिग्री. ठीक है, अब 160 डिग्री का मतलब क्या है, ऐसे है तो हमने 90 डिग्री. अब मैं इसको घुमा करके जब मैं इसको इस तरीके से ले लूँगा तो मैं इसको 160 डिग्री प्रेडिक्ट करूँगा. मैं समझ में आ गई, नोट कर लीजिए. सर थोड़ा साइड में. थोड़ा साइड हो जाए. ठीक है, नोट करिए. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर करेंगे. थैंक यू.